नमस्कार, ताज हुक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो देश में एक बार फिर से अब बीते दिनों में लगातार स्टेटमेंट्स देख रहे हैं यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर से इस देश में बहस छिड़ी हुई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोई जरूरत नहीं, और इसके लिए उनकी दलील ये है कि गोवा का उदाहरण वो दे रहे हैं, मुसलमानों को कोई भी पंचिंग बैग नहीं बना सकता ये कह रहे हैं। और ओवैसी पर पलटवार करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मैं जितने भी मुस्लिम से मिला सब यही चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। कोई मुस्लिम लड़की ये नहीं चाहती कि उसका पति 3-3 पत्नी रखे। और इस सियासत में सीपीएम नेता हन्नान मोल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात को खारिज किया कि कॉमन सिविल कोड से किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में आ जाती है और इसके माध्यम से किसी कम्युनिटी विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ये सरकार कह रही है। और हमारा पोल क्वेश्चन आपके लिए ये है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का क्या वक्त आ गया है, ये सवाल है। इस देश में क्या कॉमन सिविल कोड लागू करने का, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वक्त आ गया है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो आप हम तक पहुंचाइए znews.com/vote के माध्यम से। हम आपकी राय अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान शेयर करेंगे। अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी है वहां पर। मैं तो जितना मुसलमान लोगों को मिला सब लोग चाहते यूसीसी हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा 3-3 छोटे लिए वाइफ लेके आए। ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। मगर ये सिर्फ मुसलमानों की टारगेट करने के लिए बात कहते हैं, ये आरएसएस का गेम प्लान है। ये जो लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इनको एक बात समझना चाहिए, कॉमन सिविल कोड का ये कतई अर्थ नहीं है कि किसी धर्म की स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक देश एक कानून पर क्या हिंदू मुसलमान की वोट बैंक की सियासत हो रही है? दरअसल ये हमारा आपके लिए एक पोल क्वेश्चन। सवाल कई सारे हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी है कि एक देश एक विधान पर क्या हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की ये राजनीति हो रही है? आपकी राय का हमें इस सवाल पर इंतजार है। आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो znews.com/vote के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए और अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम आपकी राय शेयर करेंगे। और साथ ही जो सवाल यूसीसी को लेकर कई हैं, राजनीतिक सवाल हैं। और वर्ष 1986 आपको याद होगा, शाबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला पलट दिया था, शरीयत को प्राथमिकता दी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून, व्यक्ति चाहे फिर किसी भी मजहब या जाति से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, देश का कानून समान रूप से लागू होगा। असदुद्दीन ओवैसी जिस गोवा की बात कर रहे हैं, वहाँ के बारे में भी हम आपको बता दें, कई कानून, वहाँ के कानून में कई शर्तों के साथ इस तरह के प्रावधान हैं। तो दूसरी तरफ असम सरकार ने यूसीसी को लेकर कमेटी बनाई थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी यूसीसी पर कमेटी की बात कही थी। और इसीलिए आज ये बड़ी बहस हम आपके लिए लेकर आए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है और पहला सवाल मेरा आपसे ही है शहजाद पूनावाला, जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं उस पर आपका जवाब। देखिए अदिति जी,
यूनिफॉर्म सिविल कोड का आज विरोध देश में कौन कर रहा है? मैं कहता हूं ये बीबीसी का विरोध है। बीबीसी का मतलब भड़काव और भेदभाव भाईजान कमेटी। क्योंकि आप एक बात बताइए, यूसीसी तो संविधान में पहले से आर्टिकल 44 में, तो क्या ये गैर संवैधानिक है? क्या ये सांप्रदायिक है? ये आंबेडकर जी ने इसकी वकालत की थी। जय भीम और जय मीम करते हैं ओवैसी साहब, तो इसी आंबेडकर जी ने इसकी वकालत की थी। केएम मुंशी और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने इसकी वकालत की थी। कांग्रेस ने तो इसको गोवा में लागू भी किया था। तो कांग्रेस करे तो चमत्कार, और वो उनके साथीदार थे 2004 से लेकर 14 तक। और आज कोई देश में सुप्रीम कोर्ट के और 11 हाई कोर्ट के फैसले के बाद इसको लागू करने की एक चेष्टा करे तो वो गुनहगार। तो इस प्रकार से दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। इसमें मैं आपको बताता हूं मूल कारण क्या है। जब भी यूसीसी क्या है? एक हथियार है लिंग न्याय के लिए, ये एक हथियार है महिला सशक्तिकरण के लिए। और जब भी इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक, ट्रिपल तलाक तक, या महिलाओं के अधिकारों की बात, तो हिंदू लॉ रिफॉर्म करने वाले पक्ष में जो थे, आज वो उसका विरोध करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक की दुकान चलानी है। और इसीलिए महिलाओं के अधिकारों के सामने, कट्टरपंथी मौलानाओं के सामने ये नतमस्तक हो जाते, खड़े हो जाते। मैं आज केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन शहजाद पूनावाला, लेकिन शहजाद पूनावाला, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, तेल का संकट है, तमाम तरीके की चैलेंजेस देश के सामने हैं। लेकिन क्योंकि आप उन मेन चैलेंजेस पर बात नहीं करना चाहते, तो कभी आप इस देश में हिजाब ले आते हैं, कभी आपको लाउड स्पीकर पर अजान याद आ जाती है, कभी आप लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा के मुद्दे को गरमाने लगते हैं। मतलब आप धर्म की राजनीति करते हैं मुद्दों से भटकाने के लिए। अब आपको यूसीसी याद आई है। अच्छा, ठीक। देखिए अदिति जी, मुझे एक बात बताइए, जब 1950s में हिंदू लॉ रिफॉर्म हो रहा था, उस समय क्या महंगाई, बेरोजगारी की चुनौतियां नहीं थी? बार बार महिलाओं के अधिकारों की जब बात होती है तभी ये चुनौती याद आती है। और दोनों में कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी है क्या कि अगर महंगाई और बेरोजगारी पर काम करना है तो महिला अधिकारों पर काम नहीं किया जा सकता? ऐसा कोई रूल या लॉ है क्या? मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक का कानून जो है लाने की पेशकश की, ये कहते हैं हम संविधान के साथ है, कोर्ट की बात मानी। हिजाब का फैसला भी कोर्ट ने सुना है, क्या कोर्ट सांप्रदायिक है? लाउड स्पीकर का फैसला भी कोर्ट ने सुना है, क्या कोर्ट सांप्रदायिक है? और मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस भी बैठी है इस पैनल पर, शिवसेना खुद यूसीसी की वकालत करती है, उनका ये कोर एजेंडा है, तो क्या शिवसेना भी ध्यान भटकाना चाहती है? शिवसेना भी सांप्रदायिक है क्या? कांग्रेस वाले बता दे। अगर ऐसा है तो फिर उनको तुरंत उनसे नाता तोड़ देना चाहिए। आजकल तो शिवसेना भी आपको यही कह रही है, आजकल तो शिवसेना भी आप पर यही, आजकल तो शिवसेना भी आप पर यही आरोप लगा रही है कि आप सांप्रदायिक है। लेकिन आपने सवाल उठाए हैं पर बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना रही कहां? वो तो लश्कर सोनिया बन चुकी है अदिति जी, उसका तो सियासी धर्मांतरण हो चुका है। राम मनोहर लोहिया जी ने भी वकालत की थी यूसीसी की, क्या वो भी सांप्रदायिक थे? क्या वो भी मूल मुद्दों से भागना चाहते थे? ये सवाल, इसका जवाब आना चाहिए कि यूसीसी आप करे तो चमत्कार, हम बोले तो गुनहगार। ऐसे कैसे हो जाता है? ठीक है, अब जवाब ले लीजिए नसरुल्ला गाजी। पहले तो आपका जवाब, ओवैसी साहब को दिक्कत क्या है? देखिए, ओवैसी साहब को दिक्कत इसलिए है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संविधान को दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल कोड का मतलब क्या है? सिविल कोड क्या सिर्फ धार्मिक संविधान को दिक्कत है मामले मतलब? में ही इंटरफेयर के? जी, संविधान को बिल्कुल दिक्कत है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल 25 और 28 है, ये कहता है, जी, आर्टिकल 25 और 28 कहता है कि भारत के अंदर हर नागरिक अपने रिलीजियस पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद है। अब अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे तो यकीनी तौर पर इस कानून के इस आर्टिकल का उल्लंघन होगा। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी कौन से सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है? आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 क्या कहता है? क्या कहता है? मैं पहले इनका जवाब दे रहा हूं, पूरी बात सुनिए, मैं आर्टिकल 44 पे भी आता हूं। हाँ, एक मिनट। दूसरी चीज कैसे नहीं आएंगे सर? अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे ना सर, अभी आप बात कर रहे थे माइनॉरिटी के राइट्स की, आप माइनॉरिटी के राइट्स की बात कर रहे थे ना मुझसे। तो फिर आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के एक हिस्से की बात कर रहे हैं और फिर एट द सेम टाइम में आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते सर?
उस पर तो बात करनी चाहिए ना। बात करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होगा जो आपको सूट करेगा वो आप ले लेंगे और जो आपको सूट नहीं करेगा वो आप छोड़ देंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूं कि मुझे जो शूट करेगा मैं ले लूंगा, जो शूट नहीं करेगा वो हम नहीं लेंगे। उसी पर हमारे अगर बोलिए आर्टिकल 44 की बात, जी आर्टिकल 44 की अगर आप बात कर रहे हैं कि स्टेट को ये इख्तियार है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तैयार करे, तो मैं उस पर ये बोलना चाह रहा हूं कि पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ धार्मिक मामले में ही इंटरफेयर करके यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? आप शराब की ममानियत है तो शराब पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों नहीं करते? गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि 30 साल की महिला अगर बेटे को जन्म नहीं देगी तो उसके मर्द को इजाजत होगी वो दूसरी शादी करे, हिंदू मर्द को। इस पर आप क्यों नहीं बात करते? बीजेपी वाले इस पर जवाब क्यों नहीं देते? सबसे पहले मुझे आप इस पर जवाब दिलवाइए कि गोवा के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक महिला हिंदू 30 साल आप पहले संविधान के पन्ने पलटिए और संविधान के पन्ने पलटिए। सुन लीजिए, सेलेक्टिव मत होइएगा इस डिस्कशन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आपको टोटलिटी में बात करनी पड़ेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आपको बेटियों के अधिकारों की, महिलाओं के अधिकारों की, संपत्ति में उनके अधिकार की बात करनी पड़ेगी सर। फिर आपको टोटलिटी में बात करनी पड़ेगी। आप सेलेक्टिव नहीं होंगे सर। जज़ाकुल्लाह वाला आपका जवाब। इस्लाम बिल्कुल जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। इजाजत देते हैं। अरे जवाब ले लीजिए अदिति तो फिर आपको ट्रिपल तलाक में क्या प्रॉब्लम थी? ट्रिपल तलाक पर पाबंदी में क्या दिक्कत थी आपको? सुन लीजिए, ट्रिपल तलाक पे पाबंदी अरे सर सुन लीजिए, जवाब हमारे रिलीजियस में इंटरफेयर किया आपने हमारे। अरे जवाब ले लीजिए। अब आपके हिसाब से नहीं चलेंगी अदालतें, आपके हिसाब से नहीं चलेंगी अदालतें। प्लीज आप मुझसे तथ्यों पर बात कीजिएगा इस डिस्कशन में। संविधान इमोशनल होकर बात मत कीजिएगा, तथ्यों पर बात कीजिएगा। शहजाद पूनावाला जवाब ले लीजिए। हाँ तो फिर मानिए अदालतों के फैसलों को, मानिए अदालतों के फैसलों को। रिलीजन उस पर रिलीजियस डिस्काउंट की बात मत कीजिए। शहजाद पूनावाला जवाब। देखिए आदित्य जी, संविधान एक पूरी किताब है, उसमें यह नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। मतलब मैं आर्टिकल 25 लेकर बैठ जाऊंगा पर मैं आर्टिकल 14 को हटा दूंगा, मैं आर्टिकल 44 हटा दूंगा। ऐसा चयनात्मक कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। मैं दूसरी बात कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें बहुत अफसोस है कि 70 वर्ष में आर्टिकल 44 डेड लेटर बन चुका है, इसे जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक है क्या? तीसरी बात, आंबेडकर जी को तो मानते हो ना, जय भीम जय मीम, ये पूरे दिन करते रहते हो आप लोग। तो ये जय भीम का एक ये था, वादा था कि यूसीसी लागू होना चाहिए। आंबेडकर जी ने तो बड़ी बड़ी तकरीरें की है कि यूसीसी क्यों लागू होना चाहिए। तो क्या आप आंबेडकर विरोधी? और चौथी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने देखा है इसका ड्राफ्ट, सिविल कोड का ड्राफ्ट देखा है? बच्चा पैदा हुआ नहीं, मुंडन करवाना शुरू कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये ऐसा है, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। अरे ड्राफ्ट अभी आया नहीं है, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सिद्धांत के साथ हो या खिलाफ हो, केवल उस पर बात रखनी है। तो ड्राफ्ट ऐसा होगा, उसमें हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। आप मुझे बताइए कहां देखा है ड्राफ्ट? एक आपने और एक वो जो तथाकथित एक्ट्रेस है उसने एनआरसी का ड्राफ्ट देखा था, आपने यूसीसी का ड्राफ्ट देखा है। बड़ी विडंबना की बात है। और जिसका ड्राफ्ट है, सीए का ड्राफ्ट है, और उसमें पता चलता है कि कोई मुसलमान नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी है, पर फिर भी विरोध करते हो। 3 तलाक का ड्राफ्ट कोर्ट ने दिया, पर फिर भी उसका विरोध करते हो। आपको क्या दिक्कत है? आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो कौन सा प्रावधान मुस्लिम विरोधी है? नहीं, कौन सा ड्राफ्ट देख लिया आपने मुस्लिम विरोधी? सीएए के कानून के तहत मुसलमानों की नागरिकता आप इस तरीके से छीनते हैं कि अगर ये देश एक नाम बता दो, तो ये देश मुसलमानों का है, ये देश हिंदुओं का है तो ये देश मुसलमानों का भी है। अगर इस देश का हिंदू अपने खाला मौसी के बेटे को पाकिस्तान बांग्लादेश से बुलाकर शरीयत दे सकता है तो मुसलमान भी अपने खाला मौसी के बेटे को बुलाकर शरीयत दे सकता है। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन सीएए में यही है। अब क्या बात कर रहे हैं? चलिए अब आप सीए पर चले गए, अब आप सीए पर चले गए और भारत के एक सेकंड होने वाला तथ्यों के लिहाज से, प्लीज तथ्यों के लिहाज से सुन लीजिए मेरी बात। तथ्यों के लिहाज से सीए भारत के मुसलमान से, सीए भारत के मुसलमान पर सेंट्रिक है क्या? पहले तो नसरुल्लाह जी आप मुझे इतना बता दीजिए, सीए भारत के मुसलमान के बारे में है क्या? भारत के मुसलमान के बारे में है, हाँ या ना? मैं वही बोल रहा हूँ, भारत के मुसलमान के बारे में नहीं है, लेकिन अगर कोई बांग्लादेश पाकिस्तान का हिंदू आकर शरीयत यहाँ ले सकता है तो वहाँ नहीं, अब आपको इस पूरे मुद्दे को डिरेल करने से उतना टाइम मेरे पास इस डिस्कशन में नहीं है, उतना टाइम मेरे पास इस डिस्कशन में नहीं है जितनी देर आप सोच रहे हैं कि आप जाके सीए को भी गलत तरीके से डिबेट कर लेंगे और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं वो भारत के मुसलमान के बारे में तो नहीं है, तो आप क्या दुनिया भर के मुसलमानों के लिए लड़ेंगे क्या? अब आप दुनिया भर के मुसलमानों के लिए लड़ेंगे क्या? ठीक है सर, रुक जाइए,
विवेक श्रीवास्तव, अरे सर सुन लीजिए पहले, यूसीसी आर्टिकल 44 अभी तक आपने क्लैरिटी नहीं दी कि संविधान को आप टोटलिटी में लेंगे या आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेंगे। आप सीए तक चले गए, पर जो सवाल था उसका जवाब आपने दिया नहीं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिक्कत क्या है? जी, अब मैं बता देता हूं आपको क्या दिक्कतें हैं, और कई बार मेरी और शहजाद की इस विषय में बहस भी पहले हो चुकी है। तो सबसे पहली चीज है, शहजाद से मैं एक बात पे एग्री करता हूं कि ड्राफ्ट आया नहीं, हल्ला पहले ही मचा रहे हैं। आज से 4-5 साल पहले इस्लामिक सेंटर के अंदर एक सेमिनार हमने आयोजित किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। योगेंद्र यादव भी थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी थे। तो अब बीजेपी करती क्या है, वो भेड़िया आया नाम से एक हल्ला मचाती है, और इस देश का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM, ये सब लोग जो है फियर फैक्टर में आकर के रिएक्शन शुरू करते हैं। पहली चीज है, मुसलमानों को आप साइड में रखिए। हम लेफ्ट के नेता नहीं बोल रहे हैं क्या? सुनो आप, धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये लेफ्ट के नेता नहीं बोल रहे। अरे तो लेफ्ट का नेता तो मैं भी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए तो पहले। आप भूमिका बांध रहे हैं और मॉरल लेक्चर दे रहे हैं। सर डिबेट कीजिए ना, डिबेट कीजिए। आपने कितना टाइम शहजाद पूनावाला को दिया आदिति, और आप मेरे 20 सेकंड में 4 बार इंटरप्ट कर चुकी है। आप इस चीज को देखें जरा। अब आप सुनिए मेरी बात। सुनिए मेरी बात। मैं टाइम मशीन सुन लीजिए, मैं टाइमर लेकर नहीं बैठती हूँ। और सुन लीजिए मेरी बात, अगर मेरा सवाल है, मैंने शहजाद पूनावाला को भी 3 बार इंटरप्ट किया, शायद आपको सिलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दर्शकों का 1 सेकंड जाया नहीं होने दूंगी। आप मुझे बता दीजिए आपको आपत्ति है, नहीं है, क्या है आपका व्यू पॉइंट? नेक्स्ट 30 सेकंड्स प्लीज। सबसे पहली चीज है, हमारा यह मानना है कि हिंदू 32 पॉइंटों पे यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक नहीं है। एक बड़ी बहस उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उस समय के राष्ट्रपति के बीच में हुई थी। हमारे यहाँ पे एक डाइवर्स कल्चर है, हिंदू एक मोनोलिथिक चीज नहीं है। मिताक्षरा लॉ के अलावा, जिसके ऊपर हिंदू कोड बेस्ड है, ऐसे 30 और कानून हैं, इनहेरिटेंस के, शादी के, ब्याह के। मैंने पहले भी बोला था कि साउथ इंडिया के अंदर मामा भांजी से शादी कर सकता है, क्या नॉर्थ इंडिया में कर सकता है? साउथ में ऐसी हिंदू ट्राइब्स है जिसके अंदर अगर औरत अपनी चप्पल को उल्टा करके कमरे के बाहर रख दे तो उसको डाइवोर्स माना जाता है। क्या यहाँ हम मानेंगे? बस्तर के अंदर आप जाइए, जहां पे हिंदू ट्राइबल रहते हैं, उनके शादी के रीति रिवाज, डाइवोर्स के रीति रिवाज, खान पान के रीति रिवाज आपसे मुख्तलिफ है। तो 32 ऐसे पॉइंट हैं जिसपे हिंदू आज एक नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, ये सारे संकट शादी पर आकर क्यों अटक जाते हैं भाई? 1 सेकेंड, आप अभी मैं नसरुल्लाह जी को सुन रही थी, अब मैं आपको सुन रही हूँ, हर किसी को मैं सुनती हूँ, हर चीज आकर शादी पर ही अटक जाती है। इस देश में बस शादियां ही हो रही हैं क्या? नहीं, देखिए हमारे देश में यह निर्णय हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज जस्ट अबाउट मैरिज। लेट मी स्पीक। हमारे यहाँ यह निर्णय हुआ था कि क्रिमिनल कोड विल बी सेम। you have been speaking, but you also need to answer my question. Yes, what is your question? सिविल कोड के अंदर शादी आता है, ब्याह My आता है, मुंडन। हर आर्ग्यू यहाँ पर, आप एक बार बताइए मुझे, यहाँ पर सब कुछ शादी पर ही आकर अटक जाता है? यहाँ पर सब कुछ शादी पर ही अटक जाता है? मैं ये समझना चाह रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज जस्ट अबाउट मैरिज, और इज इट अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट? It is a broader concept that covers everything outside the criminal code. इसे उलझाया जाता है, इसे कॉम्प्लिकेट किया जाता है फॉर द पॉलिटिकल वोट बैंक। मुख्य कंपोनेंट हैं, जो 2 मुख्य कंपोनेंट जो पंडित नेहरू ने डिफाइन किए थे उस जमाने में, वो थे पूजा पाठ की पद्धति और जीवन जीने की क्रिया, जिसके अंदर शादी, बच्चों का बड़ा होना और ये चीजें इंक्लूड की गई थी। इसलिए डाइवोर्स और शादी उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जरूर बनता है। तो इस पे हम हिंदू एक नहीं है। तो पहले ड्राफ्ट को आना चाहिए, उसके बाद डिबेट हो। ये नैरेटिव करना कि और ये मुसलमान क्यों घबरा रहे हैं AIM वाले, मेरी समझ के बाहर है। मैंने उस वक्त भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को बोला था, आप जबरदस्ती डरे जा रहे हैं। ये तो आप लेफ्ट के नेताओं से भी कहिए ना, ये तो आप लेफ्ट के नेताओं से भी कहिए कि वो क्यों कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, वो क्यों कह रहे हैं? शहजाद पूनावाला, आपका जवाब। आप ये भी माहौल बना रहे हैं तो आप भी माहौल बना रहे हैं। इनका भी आप पर वही आरोप है जो आरोप इन पर है। पॉसिबल नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सिर्फ डराने के लिए ला रहे हैं। ठीक, आप हर चीज से डर जाते हैं। सर, आप हर चीज से डरिए मत।
देखिए, विवेक जी ने तो एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट आया नहीं तो हो हल्ला क्यों मचाना है। हम तो यही कह रहे हैं कि ड्राफ्ट पहले आने दीजिए, उसमें सबकी राय ली जाएगी। परंतु अदिति जी, शो की शुरुआत में आपने हनन मौला की बात की। अब हनन मौला ना AIM के लीडर है, ना वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लीडर है, ना वो कांग्रेस के लीडर है। तो मैं चाहता हूं कि विवेक जी बिना कोई लाग लपेट के हनन मौला को खंडन करे और बोले कि यह हनन मौला की सांप्रदायिक मानसिकता है। और दूसरी बात, चलिए छोड़िए यूसीसी को एक मिनट, 3 तलाक का तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, आज तक आपने उसका स्वागत किया। शाहबानू का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसको पलटने के लिए जो कानून राजीव गांधी ने लाया उसके सबसे भारी समर्थक तो आप है। तो आज कहिए कि इन दोनों बातों पर आप महिला अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए अपने स्टैंड पर देश में माफी मांगते हैं और आप चाहते हैं 3 तलाक का कानून जो आया है वो सही कानून है। बोलिए एक बार। आप हमेशा महिला अधिकारों का गला घोटते हैं और कट्टरपंथियों के साथ आप हनन मौला को खड़ा कर देते हैं। विवेक यहां पर आकर अदिति जी को दूसरी बात सुनाता है। यह नहीं चलेगा, यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आज आप बोल दीजिए हनन मौला मैं तुम्हारा खंडन करता हूं, बोलिए। हम अलग कंटेक्स्ट कर रहे हैं, आपको ठीक है, जवाब ले लीजिए। वैसे ये हनन मौला के स्टेटमेंट के बारे में मैंने शुरू में ही कहा और उनको काउंटर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट यही था कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को समझाइए। AIM के नेताओं को तो आप बहुत सलाह दे रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, बिल्कुल एक अलग कंटेक्स्ट में बात को कह रहे हैं। वो एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं एक हिंदू पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों धर्मों पे आएगा। तो मैं तो अपने हिंदू धर्म जो होता है उसकी बात कर रहा हूं कि 32 पॉइंटों का हम इकट्ठे है ही नहीं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा कैसे? शहजाद पूनावाला बता दें मुझको, कैसे आएगा? आप क्या करेंगे? उन्होंने एंटी मुस्लिम कैसे बोल दिया वो बताइए, मुझे एक बात बताइए। अरे एंटी मुस्लिम उन्होंने कहा तो एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? ये माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। एक प्रावधान बता दीजिए कैसे माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। अगर निकाह हलाला खत्म होगा, अगर बहु विवाह खत्म होगा, अगर ये सारी जो कुप्रथाएं हैं वो खत्म होंगी, महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगी, तो उसमें कोई समुदाय कैसे टारगेट होगा ये बता दीजिए। विवेक जी पहले उसका जवाब दीजिए। सबसे पहले तो हम हिंदू अगर अपने गिरबान में झांक के देख लें कि कितनी डाउरी डेथ्स यहाँ पे इस देश में हो रही हैं, कितने बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बुक किए जा रहे हैं और लड़कियों के बापों को डाउरी पे कानून तो बना हुआ है ना, डाउरी पर कानून बना हुआ है, सती पर कानून बना हुआ है, महिलाओं को अपने विरासत में अधिकार मिले उसका कानून बना हुआ है। 1950s में हिंदू लॉ रिफॉर्म हो चुका है। अगर बाकियों के धर्म में रिफॉर्म होगा तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? एक मुस्लिम कार्ड खेलकर, एक इस्लामोफोबिया कार्ड खेलकर। मुसलमानों के घरों में झांकने के बजाय अगर हम हिंदू जो 80-85% है अपनी स्थिति थोड़ी सुधार लें, ये देश कहां से मुसलमानों के घर में झांकने की बात हो गई? भाई आप हिंदू और मुसलमान करने में यही मेरा सवाल था आज, यही सवाल था हमारा कि एक देश एक विधान पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं क्या पॉलिटिकल वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करें? यही सवाल इसीलिए उठाया क्योंकि अभी तक हमने इस डिस्कशन में बस हिंदू मुसलमान सुना, हमने भारत नहीं सुना। अनुज अत्रे, एक देश एक विधान, इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, ये विधान का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि इस देश में जब हम लोग, देश हमारा आज़ाद हुआ था, अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो उस देश में हमारे तरह तरह की कुप्रथाएं चल रही, न केवल हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, बल्कि अन्य धर्मों में, मुस्लिम धर्मों में। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, महिलाओं के कानून, महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, महिलाओं के ऊपर तमाम तरीके की बेड़ियां जो है हमारे धर्म में जो है थी, सबको मालूम है कि किस किस तरह से, कहीं सती प्रथा, कहीं और भी चीजें उनके ऊपर, कहीं पर्दा करना, कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिससे महिलाएं हमारी एक सामाजिक परिदृश्य से उसको झेलती आ रही। इसीलिए नेहरू जी ने अपनी सरकार के समय एक हिंदू लॉ लेकर के आए जिसमें उनके महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने की बात की गई। उसी समय एक मोहम्मदन लॉ भी लाया गया। उसमें ये लाया गया कि क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं में भी प्रथाएं हैं, मुसलमानों में भी अपने कहीं प्रथाएं चल रही थी, तो उसमें उनके कहीं शादी की, तलाक की, उत्तराधिकारी की, उनको लेकर के एक तमाम तरह की प्रथाएं, क्योंकि सब चीजें कहीं ना कहीं कानून के तहत के अलावा सामाजिक परिदृश्य से भी बैठ करके, आज की डेट में अदालतें भी जो है कहती हैं कोर्ट में निर्णय लेने से पहले आप जाइए कहीं ना कहीं आपसी बैठ करके म्यूचुअली उसको जाइए, उसको रेफर किया जाता है कि आपसी विवाद को आपस में हल कर लिया जाए, उसके बाद हम एक निर्णय लेंगे। अदालतें आज इस चीज को मांगती हैं। कहीं अनुज अत्रे जी महिला अधिकारों की बात आप कर रहे थे सर, शाहबानो भूल गए सर, शाहबानो भूल गए। ट्रिपल तलाक पर पाबंदी पर क्या रहा आपकी पार्टी की? ट्रिपल तलाक का हटाने का कांग्रेस ने स्वागत किया, कांग्रेस ने बिल्कुल स्वागत किया। ट्रिपल तलाक हटा है तो उसका स्वागत किया है, लेकिन शाहबानो हाँ, लेकिन
शाहबानो, बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आज शाहबानो, ठीक है, शाहबानो का जिस समय मामला आया था उस समय पूरे देश को सबको मालूम था, यही वो भारतीय जनता पार्टी भी उस समय संसद में थी जब ये संसद से कानून लाया गया था, तो सब लोगों को पता था कि हालात सब हर समय एक से नहीं रहते, जनता की क्या आवाज है, मैं आपकी समाज पार्टी की बात कर रही हूँ और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले की बात कर रही हूँ। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए अनुज अत्रे जी, अभी आपने बहुत ज्ञान दिया है, तो आप ये बताइए, जब आप महिला अधिकारों की बात करें थे तो उसमें शाहबानो महिला अधिकारों में फिट नहीं होती थी? शाहबानो के महिला अधिकार नहीं थे वहां पर? विमेन एम्पावरमेंट नहीं था? निश्चित तौर पे अधिकार वोट बैंक की सियासत की शुरुआत तो कितने एक्सपर्ट्स कहते हैं वहां से हुई? अदिति जी, आज भी प्रथाएं चल रही हैं, मैं बात कर रहा था, आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे रखी है कि कहीं ना कहीं मीडिएशन सेंटर दे रखे हैं कि आप बैठिए, आपसी जो घरेलू विवाद है, कोई किसी तरह के कुछ भी विवाद है, पहले अदालत के निर्णय से पहले आपस में मीडिएट कीजिए, उसमें आपस में आपसी सलाहमंदी, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपसी रजामंदी से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए नहीं आना? सर मुद्दे पर रहिए मेरे साथ ना, मैं बिल्कुल मुद्दे पे रह रहा हूँ, ये मुद्दे की बात, आपके हिसाब से आप सपोर्ट करेंगे उन्हें? मुद्दे की बात है ये, एक तरफा ये नहीं है कि आप एक तरफ बदलिए नहीं, ये मुद्दे की बात पर रहिए। आप मुझे बताइए यूसीसी पर आपकी पार्टी, एक सामाजिक निर्णय है, ये समाज के ऊपर एक लिया गया निर्णय है जिसको आप सामाजिक निर्णय है ना, ये वोट बैंक से ऊपर उठकर ले जाने वाला निर्णय, आप बताइए मुझे। बिल्कुल वोट बैंक से ऊपर उठ के लिया जाना चाहिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज को आपस में लड़ाने भिड़ाने के लिए इस तरह की बातें लेकर के आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पहले भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, पहले अपना ड्राफ्ट स्पष्ट करे। शाहबानो के केस में आपकी सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपना स्टैंड स्पष्ट करे, बताए कि क्या ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं, या उसको रातों रात जिस तरह से लेकर के आए थोपने का काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे उस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। पहले लेके आए भारतीय जनता पार्टी, बताए कि कौन सा उनका ड्राफ्ट है, लेकिन आप चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, लेकिन आप चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, आप ये बताइए ना, कांग्रेस पार्टी चाहती है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड आए? ये जिस समाज के ऊपर ये आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ सर, मजहब के ऊपर, आप अपनी पार्टी के बारे में बात करने हैं ना सर, पार्टी के बारे में बात करने, आप सोशल एक्टिविस्ट तो है नहीं, आप सोशल एक्टिविस्ट तो है नहीं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए। सर सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। शहजाद पूनावाला, जितना भी डिस्कशन अभी तक हुआ, प्लीज अनुज अत्रे जी, अगर मुद्दे पर रहेंगे, वाद विवाद करेंगे तो मैं मुद्दे पर आपसे बात करूंगी, लेकिन आप उसको अलग ही दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे सर, तो उससे हमारे दर्शकों को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं, आप मुझे बोलने दीजिए, यूसीसी, एक सेकेंड अनुज अत्रे जी प्लीज, अब आपका नाम शहजाद पूनावाला नहीं, जवाब लेने दीजिए। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं रजामंदी के माध्यम से यूसीसी आनी चाहिए क्योंकि इसका संबंध सोशल इश्यूज से है। जी अदिति जी, इसको कौन डिनाई कर रहा है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब उत्तराखंड के चुनाव थे तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हम अगर सत्ता में वापस आते, लौटाती है हमें जनता, तो हम एक कमेटी बनाएंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे सबकी बातों को लेकर और फिर उसको आगे बढ़ेंगे। तो उस पे भी विरोध किया, ये कहते हैं हम यूसीसी के साथ है, सिद्धांत के साथ है, उस समय भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं। इनके नेताओं के ऑन रिकॉर्ड बयान है। 3 तलाक में भी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कानून बनाइए, पर जब पार्लियामेंट में बात आई तो कांग्रेस ने विरोध किया और कहा कि इसके ऊपर कानून नहीं बनना चाहिए। तो यही दोहरे मापदंड अपनाती है कांग्रेस। मेरा केवल एक सवाल है, मैं तो यही कह रहा हूं कि ड्राफ्ट आने की बात तो बाद में की है, पहले आप यह बताइए कि जिस सिद्धांत को खुद कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बड़ी मात्रा में थी, उन्होंने जब डाला था आर्टिकल 44 के रूप में, अंबेडकर जी ने उसकी वकालत की थी, गोवा में इसको लागू रखा गया कांग्रेस के द्वारा। आज वो कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि कोर्ट का फैसला आता है या संविधान की बात होती है, महिला अधिकारों के साथ नहीं, वो कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ खड़ी होती है। दूसरी बात जो मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूं और गाजी जी बैठे उनसे पूछना चाहता हूं, इस देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो पहले से है, डे 1 से है, किसी को पूछा नहीं गया, क्रिमिनल कोड तो यूनिफॉर्म करके लागू कर दिया गया। तो कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में जाकर यह नहीं कहता कि हमें यह शरिया लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दीजिए, केवल और केवल सारा फायदा इनको सिविल लॉ का चाहिए। यह इनकी मानसिकता है कि महिलाएं दबाई जाए, महिलाओं को अपना अधिकार ना मिले, महिलाओं को पिछड़ा रखा जाए, और बार बार इस प्रकार की वकालत करते हैं। अन्यथा मुझे बताइए कि कभी किसी ने जाकर यह पिटीशन डाली है कि नहीं नहीं मैं मोहम्मद हूं, मैं अगर चोरी करता हूं तो शरिया के हिसाब से मुझे पनिशमेंट मिले, मोहित को इंडियन पीनल कोड के हिसाब से मिले? कोई शरिया की वकालत
वकालत मौलाना जाकर एजाज इसमें अतर नहीं से करता जवाब क्रिमिनल लेते कोड हैं। में। और मौलाना तीसरी बात एजाज अतर से- ठीक है, 10 मौलाना एजाज सेकंड, 10 सेकंड, मौलाना 10 एजाज सेकंड। अतर से जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले शहजाद लीजिए। पूनावाला, अगर आपको शरिया का क्रिमिनल लॉ बहुत पसंद है तो आप बीजेपी को बोलिए लागू कर देने के लिए। आप यूसीसी लागू कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि देश हमारा कितना बड़ा है, कितने स्टेट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने गांव हैं, कितने देहात हैं, कहाँ कहाँ यहाँ से वहां तक इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कितने कस्टम्स हैं, कितनी प्रथाएं हैं, कितने रीति रिवाज हैं, कितने धर्म और मजहबों के मानने वाले रहते हैं। देश के मफाद में होगा ये कानून। करके टारगेट आप कर रहे हैं। जरूरत क्या है, पहले जरूरत बताइए आप। जरूरत ईजाद की माँ होती है। जरूरत बताइए, उसके बाद यूसीसी आप लेकर के आइए। आवश्यकता क्या है आपके पास? मैं आपको आवश्यकता बताता क्या चाहिए पहले आपको? मैं आपको नहीं, बताता मौलाना एजाज अतर, मौलाना एजाज, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना एजाज अतर, आपने ये AIMPLB से भी पूछा था क्या कि जरूरत क्या है? वो तो कह रहे रजामंदी बना लीजिए, वो तो कह रहे आपसे सहमति से ले आइए। मैं तो हूं जो भी। पहले तो किसकी बात सुने हम, पहले तो किसकी बात सुने, एक सेकंड सुन लीजिए। मौलाना एजाज अतर प्लीज, आज मैं दर्शकों को चाहती हूँ ये सवाल भी आज उन्हें सोचना चाहिए कि आज वो नसरुल्लाह गाजी को सुने, आज वो असदुद्दीन ओवैसी को सुने, वो मौलाना एजाज अतर को सुने, वो शहजाद पूनावाला को सुने, वो किससे सुने और किसकी सुने? क्या नसरुल्लाह गाजी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या मुस्लिम महिलाओं को? कहां से बनेगी ये रजामंदी? कहां से उनकी आवाज सुनी जाएगी? कब ये कहा जाएगा कि नहीं नहीं अब ये देश तैयार है यूसीसी के लिए? कोई आपके पास वोट है? मुस्लिम महिलाओं को एजाज अतर जी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है मुस्लिम एक महिलाओं करके को। बोलिए, तो एक सेकंड, एक आवाज में, एक बार में एक आवाज, एक बार में सिर्फ एक आवाज जी, मुझे सिर्फ एक आवाज चाहिए, एक बार में। मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं करती मौलाना है। एजाज अतर, आप ये एक सेकेंड, तो आप भी नहीं करते हैं? उत्तर प्रदेश में आपका जो हश्र हुआ सबने देखा है, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने आपको रिजेक्ट किया है। और रिलीजियस तो आप मत बताइए, आप मत बताइए कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। और आपने कहा सुना कि बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है? आपने कब सुन लिया? आपने कब सुना कि मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी रिप्रेजेंट करती है? ये कहा मैंने। एक तो आपको सिलेक्टिव हियरिंग की जो प्रॉब्लम है इसको अपने पास रखिए आप प्लीज। मौलाना एजाज अतर, मौलाना एजाज अतर, जब AIMPLB ये कह रहा है कि विचार, एक आवाज चाहिए मुझे प्लीज, एक आवाज, नो कंफ्यूजन। आप ये बताइए, जब AIMPLB ये कह रहा है कि रजामंदी बनाइए, सहमति बनाइए, तो सर ये अलग अलग आवाजें तो किसकी सुने? पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसकी सुने। ओवैसी साहब की सुने, AIMPLB की सुने, आपकी सुने, किसकी सुने? ये क्लैरिटी दीजिए पहले तो। ऐसा रहेगा कि जो ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, ओवैसी साहब से हमको कोई मतलब नहीं कि ओवैसी साहब का कहना क्या है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस क्या कह रही है, ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है और कोई दूसरी पार्टी क्या कह रही है। भाई हम पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के देशवासियों के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर अकेले मुसलमान नहीं रहते हैं। या आप ये कहिए कि हम यूसीसी से मुसलमानों के लिए बना रहे हैं या पूरे तमाम हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए आप बना रहे हैं, दो चीजें अलग अलग हैं। अगर हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए आप बना रहे हैं जो हिंदुस्तान के सिटीजन और नागरिक हैं, ऑब्वियसली सर ये तो सर बहुत क्लियर है। मौलाना एजाज अतर, क्यों सवाल को आप ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल सिंपल है भाई, आप सहमति की AIMPLB जब रजामंदी की बात करती है तो सरकार किससे बात करे? जो कि सर्वे सर्वा हो भाई, एक्सेप्ट किया जाए AIMPLB रजामंदी की बात करे तो किसी से तो बात करेगी ना सरकार, जिससे रजामंदी बनेगी। सर किससे बात करेगी? हमारे लिए अभी सर्वे करा देगी और AIMPLB ने कह दिया तो हमने उसको ऊपर सजदा कर लिया, हमने उसको मान लिया, ऐसी बात हरगिज नहीं है। हाँ यही मैं कहना चाह रही थी, यही पूछना चाह रही थी। कहा जाएगा हमारे क्या, हम भी शिया पर्सन लॉ बोर्ड हाँ, तो फिर किससे बात की पर्सन लॉ बोर्ड है, तो ऑल इंडिया शिया पर्सन लॉ बोर्ड भी है इस देश के अंदर। शियों का सर्वोच्च बॉडी है शिया समुदाय की, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड। हम उसकी तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। तो फिर हाँ सर, तो फिर आप बताइए कि किस किस पक्ष से आपको रजामंदी चाहिए? आपको रजामंदी, आपको तो लगता है कि जरूरत ही नहीं कह रहे हैं तो 10 आदमियों को कहने से क्या गलत बात सही हो जाएगी? ये बात सवाल का आप हमको जवाब दीजिए। मौलाना साहब, मौलाना एजाज अतर, आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ मैं? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? इसका जवाब या तो हाँ है या ना है, और तो कोई जवाब है नहीं इसका सर। केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी क्यों गलत नहीं है, है? सिखों के लिए भी गलत है, क्यों ईसाइयों नहीं के है? लिए भी गलत है, सारे देशवासियों के लिए गलत है, पूरे देश के रहने वालों क्यों गलत है?
एक देश एक कानून क्यों गलत है? आप मुझे आर्ग्यूमेंट दीजिए ना सर, दलील दीजिए। अब आप कहेंगे गलत है तो गलत थोड़ी हो जाएगा सर, आप दलील दीजिए ना कि इसलिए गलत है। सुनिए मेरी बात सुनिए, क्यों गलत है? देखिए मामला ये हैगा कि ये हमारा देश है, ये हमारा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर। हम पूरी इज्जत सर ये सब मुझे पता है, दलील बताइए आप मुझे। कानून का, अगर चोर ने चोरी की है तो भारतीय कानून के तहत उसको सजा मिलती है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारे सलाखों पर है। अगर किसी ने कत्ल किया है, जो कातिल की सजा उसको मिलती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। सर आप एक दलील नहीं दे पाए अभी तक एक दलील नहीं दे पाए आपकी कि क्यों इसका वक्त नहीं आया है। अभी तक एक दलील नहीं दे पाए आप, एक दलील नहीं दे पाए कि हम एक्सेप्ट करते हैं देश में लोकतंत्र है। सब बातें सब जानते हैं सर, ये सब बातें जानते हैं। एक दलील पूछ रही हूँ मैं आपसे, दलील क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए? सोच लीजिए मौलाना साहब, सोच लीजिए शहजाद पूनावाला, सोच लीजिए सर, दलील सोचिएगा सर। लोकतंत्र है सब जानते हैं। दलील मेरे पास मजबूत है, आप इस दलील को नहीं काटिए। अरे हाँ सर ठीक है सर, सोच लीजिए फिर वापस बताइएगा मुझे प्लीज। शहजाद पूनावाला, देखिए अदिति जी, शहजाद जी अदिति जी ये कह रहे हैं कि अदिति जी ये कह रहे हैं कि पूरा देश इसका विरोध कर रहा है, परंतु लेटर किसने लिखा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। क्या ऑल इंडिया जैन पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा? ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा? ऑल इंडिया नागा पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा? नहीं, ये लेटर केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा है। और बाकी के भी जो नेता जो रट लगा रखे हैं वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है। मैं इनको बता रहा हूं, एक प्रावधान तो दिखा दो कि जहां पर मुस्लिम विरोधी इन्होंने देख लिया, अभी तो ड्राफ्ट ही नहीं आया। दूसरी बात, मैं इनसे कहता हूं कि हाँ बिल्कुल रजामंदी के साथ ही होगी, परंतु बातचीत तो स्टेक होल्डर के साथ होगी। हालांकि हिंदू लॉ लाने के पहले किसी से बातचीत नहीं की गई थी, परंतु इसमें जो स्टेक होल्डर होगा वो पीड़ित महिला होगी, तो महिला पक्ष से बातचीत करके ही उनको लाया। मौलाना साहब घबराइए मत, परंतु आप मुझे एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि नहीं ये सब ठीक चल रहा है, तो आप बताइए आपको चार शादी करने का अधिकार है क्या? महिलाओं को है क्या? नहीं, मुस्लिम महिलाओं को चार शादी करने का अधिकार है क्या? नहीं, मुस्लिम महिलाओं को चार शादी करने का अधिकार देते हैं क्या? चार शादी के परसेंटेज क्या है आपको पता अरे नहीं, आप अरे एक की भी हो जाए, एक की भी हो जाए, समानता की बात है भाई, समानता। अरे गाजी जी आप तो एक जवाब नहीं दे पाए, आप तो इतना, अरे आपका व्यक्तिगत अधिकार छीन रहा है क्या कोई? आपका कोई व्यक्तिगत अधिकार छीन गया क्या? आपका कोई व्यक्तिगत मामला है क्या? सवाल तो सुन लो। अरे मौलाना गाजी सुन लो, मौलाना गाजी, अरे आप नहीं, अच्छा मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मौलाना सवाल सीधा है। हाँ नहीं, ये भी मौलाना ही है, ये दोनों मौलाना है, अलग अलग, एक राजनीतिक मौलाना है, एक नॉर्मल मौलाना है, दोनों मौलाना है, दोनों वही कर रहे हैं जो उनको करना है। परंतु मैं आपसे एक पूछता हूँ, गाजी जी और गाजी, अरे आप चीखना बंद कर। अच्छा ठीक है, हम मौलाना शब्द तो मौलाना शब्द कोई खराब शब्द है क्या? मौलाना शब्द कोई गाली है? मौलाना गाली है क्या? अब सुन लीजिए, सवाल सुनिए ना, ये खामखा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अरे टाइम वेस्ट आप लोग, अच्छा सुन लीजिए, मुद्दे पर रहिए आप लोग। अरे सवाल सुनिए, प्लीज सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। अदिति जी मेरा एक प्रासंगिक सवाल है, एक प्रासंगिक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक प्रासंगिक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, एक प्रासंगिक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना से। और ये बताइए कि मुस्लिम मर्दों को चार शादी का अधिकार है, आप क्या महिलाओं को भी चार शादी का अधिकार दे रहे हैं क्या? हाँ या ना? आप समानता की बात करते हैं ना, समानता अल्लाह लेकर आ जाइए। जब तीन तलाक था तो तीन तलाक आपको देने का अधिकार था। नमक दाल में नमक कम हो तो तीन तलाक दे सकता हूं, बिना कोई कागज के, बिना कोई अधिकार के। ऐसा अधिकार महिलाओं को भी दे दो। आप बताइए आपकी अकल क्या कहती है? मेरी अकल, अच्छा मैं आपको बता, मेरी अकल कहती है कि महिलाओं का वही अधिकार होना चाहिए जो मर्दों का होना चाहिए। आप नहीं समझते हो ये बात? मर्दों का और महिलाओं का फर्क क्यों होना चाहिए? आप बताइए क्या फर्क होता है? महिलाओं को और मर्दों को एक समान अधिकार ना मिले? आप इसके पक्ष में हो, खिलाफ हो? यही आपकी सोच है अदिति जी, यही इनकी सोच है। महिलाओं का अधिकार कम हो, महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक हो, महिलाएं मर्दों के साथ ना हो सके, ये इनकी सोच है। ये सोच है जो विवेक श्रीवास्तव बचाते हैं, ये सोच है जिसको अनुज आत्रे बचाते हैं, ये सोच है दक्यानुसी 1400 साल पुरानी तालिबानी सोच। ये तालिबानी सोच है, ये तालिबानी सोच है कि मर्द और महिला एक पटल पर ना हो। अधिकार नहीं दिया है,
बिल्कुल नहीं। आप देखिए ऐसा है, देखो क्या बोल रहे हैं, औरत क्या बोल रहे हैं, बराबर का हिस्सा ले रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? नसरुल्लाह गाजी, नसरुल्लाह गाजी, नसरुल्लाह गाजी, एक सेकंड शहजाद पूनावाला, एक सेकंड शहजाद पूनावाला प्लीज। नसरुल्लाह गाजी, नसरुल्लाह गाजी, एक सेकंड, मुझे इस तरह से शोर नहीं चाहिए, मुझे इस तरह से शोर नहीं चाहिए। नसरुल्लाह गाजी, आप आराम से बात कीजिएगा और एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा। और ये डिबेट करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप जो भी बोलिएगा जरा सोच समझ कर बोलिएगा। अदालतें जब कह चुकी हैं तो ओवैसी साहब को क्या दिक्कत है, वो तो खुद बैरिस्टर हैं। आप ये बताइए ना मुझे, आप ये बताइए पहले मुझे। अदालत क्या कह चुकी है? अदालत कल एक मीटिंग में चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि हुकूमत कोई भी कानून बना तो देती है लेकिन उस पर आप यूसीसी पर बात कीजिए मुझसे, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कीजिए मुझसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कीजिए। आपसे जो सीधा सवाल है उसका सीधा जवाब होना चाहिए। हाँ बोलिए, तो हाँ उस पर आइए, ताकत के बल पे मुद्दे पर आइए। तो बनाती है लेकिन उस कानून का नतीजा नहीं समझती है। आपने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, तलाक हो जाएगा 3 साल के लिए, नतीजा क्या होता है? डाल दो। क्या आप क्या बात कर रहे हैं? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। नसरुल्लाह गाजी, नसरुल्लाह गाजी, नसरुल्लाह गाजी, कानून कहाँ बनते हैं? कानून गली नुक्कड़ में बनते हैं क्या? आप ये बताइए पहले, कानून कहाँ बनते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे ना मुझसे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे आप मुझसे, कहाँ बनते हैं कानून? एक सेकेंड, आराम से बात कीजिए मुझसे, आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए बिल्कुल मुझसे। कानून कहाँ बनते हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कानून कहाँ बनते हैं? बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कानून कहाँ बनते हैं? ये ओवैसी साहब कहाँ जाते हैं? ओवैसी साहब है ना एमपी या नहीं है? जाते हैं। हाँ, पार्लियामेंट में बनेंगे, पार्लियामेंट में बनेंगे। हाँ, अब ये बताइए, सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी का जिक्र है या नहीं? हाँ या ना? कॉन्स्टिट्यूशन में वो यूसीसी का जिक्र नहीं है जो आरएसएस बीजेपी पूरे देश पे थोपना चाहती है, बिल्कुल नहीं। आप बताइए आपके हिसाब से किस यूसीसी का जिक्र है? चलिए एक सेकंड, मैं आपकी बात मान रही हूँ, आपकी बात मान रही हूँ। कौन से यूसीसी? सर एक तो आप चिल्ला चिल्लाकर मुझसे बात करेंगे, अगर आप मुझसे इस तरह से बात करेंगे तो सर मैं नहीं समझ पाऊंगी। आप आराम से बात कीजिए मुझसे, आराम से बात कीजिए। आज मैं जानना चाहती हूँ कि पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात है मैडम, राइट टू इक्वालिटी के सामने ना, राइट टू इक्वालिटी के सामने सुन लीजिए मेरी बात। नसरुल्लाह गाजी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। आप माइनॉरिटीज के राइट्स की बात कर रहे हैं। आपके राइट्स तब तक हैं जब तक मेरी आजादी में खलल नहीं या किसी और की आजादी में खलल नहीं है सर, ये आप समझ लीजिए क्लैरिटी के साथ। राइट टू इक्वालिटी आता है, और सुन लीजिए, राइट टू इक्वालिटी आता है और माइनॉरिटीज के राइट से काफी पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सुना है आपने राइट टू इक्वालिटी की? नहीं सुना है सर? सुना है ना? और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नंबर पर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? आप पढ़िएगा। नसरुल्लाह गाजी, मुझसे तथ्यों पर बात कीजिएगा। मैंने आपसे बार बार कहा है, मुझसे तथ्यों पर, मुझसे राजनीतिक तौर पर बातों को इधर उधर ट्विस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। राइट टू इक्वालिटी संविधान में पहले आता है या बाद में आता है? पहले आप ये बताइए, राइट टू इक्वालिटी संविधान में पहले आता है या बाद में आता है? पहले ये बताइए। और आजादी को क्या डिफाइन नहीं किया गया? आपकी आजादी या कि मेरी आजादी कब तक है? मेरी आजादी तब तक है जब तक मैं नसरुल्लाह गाजी या किसी और की आजादी में खलल नहीं डाल रही हूं। कॉन्स्टिट्यूशन उसे क्लियरली डिफाइन करता है, मेरी आजादी उसके पैरामीटर्स हैं, खलल पड़ रहा है, पाबंदियों के साथ वो आजादी है जब तक दूसरे के में खलल नहीं पड़ता। अब आइए आर्टिकल 44 पर, अब आइए आर्टिकल 44 पर। आज मैं समझाना चाहती हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं आज उन्हें समझना चाहिए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई वो बार बार सुनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से आगे बढ़ा है। सुनिए आर्टिकल 44, नसरुल्लाह गाजी, आर्टिकल 44, जिस यूसीसी की बात करता है डिफाइन कीजिए जिस यूसीसी की बात करता है। चलाइए नहीं, आराम से 30 सेकंड है आपके पास। जिस यूसीसी, आप तो कह रहे हैं ना बीजेपी आरएसएस वाली यूसीसी नहीं है, आप वाली यूसीसी जो है, बताइए क्या कहता है आराम से 3 पॉइंट्स में यूसीसी। मेरी आजादी से किसकी आजादी? आप ये बताइए, यूसीसी को डिफाइन कीजिए, यूसीसी को डिफाइन कीजिए, यूसीसी को डिफाइन कीजिए। धर्म पे चलते हैं, आजादाना तौर पर अपने रिलीजियस को मानते हैं, यूसीसी को डिफाइन कीजिए। अभी आप कह रहे थे बीजेपी और आरएसएस की तरह डिफाइन नहीं करता यूसीसी को, देश का कॉन्स्टिट्यूशन आप अपने तरीके से डिस्क्राइब कीजिए उसे, आप डिफाइन कीजिए कैसे डिफाइन करता है
यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन? आइए आपकी आजादी में बस आपका अब सवाल खत्म, अब जवाब का नहीं है, अब सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, अब आपके पास जवाब नहीं है, अब आपके पास जवाब नहीं है, अब डिबेट में चुप बैठिएगा, अब डिबेट में चुप बैठिएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्पेस नहीं दूंगी डिबेट में। अगर आप ये नहीं डिफाइन करेंगे कि किस यूसीसी की बात देश का कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो आप इस डिबेट में मत बोलिएगा, क्योंकि प्रोपागेंडा चलाने के लिए नहीं, आपने अभी ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस की यूसीसी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप अपनी एआईएमआईएम वाली यूसीसी मुझे बताइए, एआईएमआईएम वाली यूसीसी बताइए मुझे कि कौन सा क्या यूसीसी है कॉन्स्टिट्यूशन में। सर आपके पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए सर। मैं इस लेवल आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। एक देश एक कानून होना चाहिए, देश में क्यों नहीं होना चाहिए ये बताइए पहले, देश में कानून क्यों नहीं होना चाहिए? दीजिए जवाब आप मुझे। आपके सवाल का जवाब नहीं होगा किसी के पास, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। लाउड स्पीकर पर जो सियासत है, लाउड स्पीकर पर जो सियासत है, सड़क पर जो नमाज का मुद्दा है, सर इतने मुद्दे हैं, ट्रिपल तलाक पर, महिलाओं के अधिकारों की बात पर आप नहीं सुन रहे हैं। आप ट्रिपल तलाक पर पाबंदी को लेकर महिला अधिकारों को नहीं सुन रहे, आप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर, आप ज्ञान दे रहे हैं। शहजाद पूनावाला इनके हिसाब से ट्रिपल तलाक पर पाबंदी इनकी आजादी से किसी की आजादी में खलल नहीं पड़ रहा, महिला की आजादी में खलल पड़ता हो तो पड़े। कुल मिलाकर इनकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है। यूसीसी क्या है इन्हें नहीं पता, इन्हें नहीं पता। देखिए इनके लिए इनको केवल बीबीसी पता है, जैसे मैंने पहले कहा था, भेदभाव और भड़काऊ कमेटी है ये लोग। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, चलिए गाजी साहब आप छोड़ दीजिए बीजेपी आरएसएस वाली यूसीसी जो आप कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, आप आंबेडकर जी वाली यूसीसी के साथ है ना। आज सवाल सिर्फ इतना है कि जो आंबेडकर जी ने जिसकी प्रस्तावना रखी है, जो उन्होंने पेशकश की है, जो आर्टिकल 44 में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लागू होना चाहिए, हाईकोर्ट ने 11 हाईकोर्ट के जजमेंट्स में है कि उसको लागू होना चाहिए, आज सिर्फ इतना कह दीजिए कि हाँ हम बाबा साहब आंबेडकर की यूसीसी के साथ है, और जब उसकी कमेटी बनेगी उसमें ड्राफ्ट होगा, उसमें आप भी आना, उसमें पीड़ित पक्ष भी आएगा और उसमें अपनी बात रखेंगे। परंतु आज सिर्फ इतना कह दीजिए कि एमआईएम जो है मुस्लिम मर्द और महिलाओं के समान अधिकार के साथ है और हम बाबा साहब आंबेडकर के आर्टिकल 44 के साथ है, सिर्फ इतना कह दीजिए। बीजेपी आरएसएस को छोड़ दीजिए, हम बहुत बुरे, हम सांप्रदायिक है, कांग्रेस ने क्या तो वो सांप्रदायिक नहीं थी, हम सांप्रदायिक है। आप बोलिए। जरूरत नहीं है, मुसलमान मर्द और औरत के पास। अब देखो आंबेडकर के भी खिलाफ है, ये आंबेडकर जी के यूसीसी के भी खिलाफ है, समान अधिकार, ये आंबेडकर जी के यूसीसी के भी खिलाफ है। मुसलमान मर्द हो गया साबित, एक मिनट में ही साबित हो गया। आपके समान अधिकार ये बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नहीं है, ये मुस्लिम महिलाओं को अधिकार ना मिले। अधिकार आप उन औरतों को दिलवाइए जिनको बिना तलाक के छोड़ दिया जाता है। हमने जो समान अधिकार दिया है ना, गोवा की उन बेटी को दिलवाइए कि बेटा पैदा नहीं करोगे तो दूसरी शादी कर लेना। आप वहां पर समान अधिकार दिलवाइए, हमारी महिलाओं को समान अधिकार। नसरुल्लाह गाजी, मुझे मजबूरी में एक चीज देखा आपने अदिति, प्लीज सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए अदिति। यही वो आजादी है, यही वो आजादी है जो दूसरे की आजादी में खलल न डालती हो। एग्जैक्टली जी, शहजाद पूनावाला। अदिति देखिए साबित हो गया। एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड अदिति देखिए, अदिति एक ही मिनट में साबित हो गया, ये तो आंबेडकर जी की जो परिकल्पना है यूसीसी के उसके साथ भी नहीं है, क्योंकि मूलतः ये नहीं चाहते कि महिलाओं का और मर्दों का अधिकार समान हो। जैसे ही मैंने कहा कि आप पक्ष में हैं आर्टिकल 14 के, आप पक्ष में हैं आर्टिकल 44 के कि समान अधिकार हो, महिला को भी वही अधिकार मिले तलाक पर, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, समान अधिकार मिले, तो उन्होंने कहा कि आपके अधिकार देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कोर्ट से कह रहे हैं कि कोर्ट अगर हिजाब पे फैसला सुनाए आपकी जरूरत नहीं है, कोर्ट अगर 3 तलाक पर फैसला सुनाए आपकी जरूरत नहीं है। ये तो संविधान को मानते ही नहीं है, इनके लिए केवल और केवल शरिया जरूरी है, ये संविधान के तहत चलना चाहते ही नहीं है। परंतु यही दिक्कत है कि इनकी मूलतः जो दिक्कत है वो मर्दों को और महिलाओं को समान अधिकार से है। वो नहीं चाहते कि किसी अदिति या किसी सुल्ताना को उसका अधिकार मिले, वो चाहते वो दबे रहे। और विवेक श्रीवास्तव और अनुज आत्रे इनका समर्थन करते हैं, केवल वोट बैंक की हवस में, केवल वोट बैंक की हवस है। ये लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली जो मंडली है वो इनके साथ खड़े हो जाते हैं। भाई मेरी बात सुनिए आप, सबसे पहली चीज आप पहले विवेक श्रीवास्तव कर रहे हैं जी। अम्बेडकर वो शख्स थे जिन्होंने हिंदुइज्म को डेनाउंस करके बुद्धिज्म अपनाया था, और उनके सारे अनुयायियों ने हिंदुइज्म को छोड़ करके बुद्धिज्म अपनाया, क्योंकि उनको लगता था इसके अंदर कास्ट बेस्ड और जेंडर बेस्ड बायस दोनों चीजें हैं, क्योंकि ये वो हिंदुस्तान था जिसमें बाल विवाह और सती प्रथा दोनों होते थे। ये नहीं कोट करेंगे आप,
और यूसीसी के अंदर आपने पढ़ा है अंबेडकर ने क्या लिखा है? आपने पढ़ा है? और कब लिखा था ये आपको मालूम है? मैं बता देता हूं, 1940 से पहले का ड्राफ्ट है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, पढ़कर सुनाऊंगा। सुनिए, आप एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें एक आपका फियर फैक्टर मुसलमानों से इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा कंपटीशन। एक अनसिविलाइज्ड डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से कंपटीशन शुरू कर देती है और उसको दबाती है, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है। आप एक वही हाल हिंदुस्तान में चाहते हैं। तो अब आप जो है मुसलमानों के साथ जो एक माइनॉरिटी की संख्या में 14-15% है, उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। दबे कुचले दलित हिंदू जो कन्वर्ट हुए थे क्योंकि इस्लाम ने उनको इक्वालिटी दी थी, समझे आप? तो अब उसके चक्कर में आप एक यूसीसी लाना चाहते हैं। मैं हिंदू के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा, जिसके अंदर आप कह रहे हैं साहब शर्तों के साथ एक हिंदू मर्द भी कई शादियां कर सकता है। मैं तो इसके खिलाफ हूं। हिंदू धर्म जो मर्जी करे। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त कहा था एक शादी का है तो उसी को फॉलो करेंगे, तो आपके यूसीसी में कहां से आ रहा है सर? मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या आप इसके समर्थन में हैं? क्या आप जो है वो थ्योरी को साक्षी महाराज हिंदू मैरिज एक्ट है या नहीं है? एक सेकंड, हिंदू मैरिज एक्ट है या नहीं है देश में? एक सेकंड, थोड़ा सा आप ही मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिए विवेक श्रीवास्तव। और वैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना हिंदुत्व, हिंदुइज्म। सुनिए मेरी बात, दो बातें दर्शकों को पता होनी चाहिए, हिंदुइज्म के बारे में देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था वो भी थोड़ा सा एक ही लाइन में मेंशन कर देते। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ जीवन जीने का एक तरीका। ठीक है, सुन लीजिए। और दूसरी बात, नहीं आपने इस्लाम के बारे में ये नहीं कहा ना, आपने इस्लाम के बारे में नहीं कहा विवेक श्रीवास्तव, ये आपने हिंदूज के बारे में कहा, ये आपने सिर्फ एक धर्म के बारे में कहा। सुन लीजिए। और दूसरी बात आप मुझे बताइए, इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट, एक सेकंड दे दीजिए शहजाद पूनावाला प्लीज, एक सेकंड दे दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे तथ्यों पर बात करनी है। विवेक श्रीवास्तव, इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट है या नहीं है? बस इतना बता दीजिए मुझे। बिल्कुल है, वो वैलिड नहीं रहेगा। अगर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये हिंदू मैरिज एक्ट को करेगा, सीधी सी बात है। गोवा के अंदर भी आप जाकर के देख लीजिए। फिर आप जो दलीलें यहाँ पर दे रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जरा सोचिए, लुक विद इन, क्या यहाँ पर मुस्लिम मैरिज एक्ट है? इस देश में मुस्लिम मैरिज एक्ट है? शहजाद पूनावाला, इस देश में मुस्लिम मैरिज एक्ट है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट है, एकदम से सहमति दी, और उसके बाद आप सोच लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट है और उसके बाद आप इतनी खामियां गिनवा रहे हैं। शहजाद पूनावाला, अदिति त्यागी क्या ऐसा हिंदुस्तान? आप सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। नहीं सर, दिस डिबेट इज नॉट अबाउट अदिति त्यागी, दिस डिबेट इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। Do you endorse a Hindu man marrying many women? एक करके बात करते हैं। शहजाद पूनावाला प्लीज। जी शहजाद पूनावाला। विवेक जी 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप ही बोलिए, क्योंकि विवेक जी ने दो जिक्र किए। उन्होंने कहा अंबेडकर जी ने हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में ये कहा है, वो कहा है। अंबेडकर जी ने इस्लाम के बारे में भी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में बहुत कुछ कहा है। परंतु मैं आपको यूसीसी पर क्या कहा है बाबा साहेब ने वो सुनाता हूं। अदिति जी जरा इसको सुनिए आप भी। और अंबेडकर जी कहते हैं वॉल्यूम 7 में उनकी किताब के, आई पर्सनली डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि रिलीजन को इतना बड़ा जुरिस्डिक्शन क्यों दिया गया है कि वो हमारी पूरी जिंदगी को कवर कर देता है और लेजिस्लेचर को रोकता है कि वो उस पर कोई भी कानून बनाया जा सके। आफ्टर ऑल, व्हाई आर वी हैविंग दिस लिबर्टी फॉर? वी आर हैविंग दिस लिबर्टी इन ऑर्डर टू रिफॉर्म आवर सोशल सिस्टम विच इज फुल ऑफ इनइक्विटीज एंड इनइक्वालिटी। हमारा जो सोशल सिस्टम है वो समानता नहीं, विषमता के साथ है। उसको सुधारने के लिए ये लिबर्टी है, ये फ्रीडम है, और इसीलिए यूसीसी जरूरी है। ये बाबा साहेब आंबेडकर के शब्द हैं। अब हिंदू लॉ को तो 50 के दशक में रिफॉर्म कर दिया, वहां की कुरीतियों को हटा दिया और हिंदुओं ने स्वागत किया। पर जब यही चीज अगर और धर्मों में की जाए तो विवेक श्रीवास्तव, जिनका आप हवाला देते हो, आप उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हो। क्या मुस्लिम महिलाएं उस वोट बैंक में नहीं है जिसकी आप तरफदारी करते हैं? क्या मुस्लिम महिलाओं की चिंता नहीं है आपको? क्या 50% मुस्लिम समुदाय महिलाओं का नहीं है? एक दिन आपने उनके अधिकारों की चिंता नहीं की। हिंदू मैरिज एक्ट है। अरे अनुज अत्रे जी, ये सवाल तो मेरा आपसे भी था सर। हिंदू मैरिज एक्ट तो बना दिया सर, बाकी धर्मों में कर रहा हूं, कोई एंडोर्स करेगा उसको पैनल पे? अनुज अत्रे जी अनुज अत्रे, देखिए निश्चित तौर पे जी यहाँ पर हमारे यहाँ मॉमडन लॉ भी है। हाँ, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मॉमडन लॉ भी बनाया था सरकार ने देखते हुए, क्योंकि हम लोग एक, आपको मैं बताना चाहूंगा दीदी जी, मैं पहले भी बोल रहा था, मेरी बात बीच में रोक दी गई। हमारा देश एक बहुधर्मी और बहुभाषी देश है। इसकी विविधता हमारी शक्ति। जब उस पर
लकीरें खींचे जाती है ना, बोलने दीजिए मुझे, और राजनीतिक कारणों से विश्लेषण होता है, तो ये हमारा देश कमजोर होता है। और वही अब हो रहा है। ये राजनीतिक कारणों से जो है कहीं ना कहीं विश्लेषण किया जा रहा है धर्म के आधार पर। आज धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है और अपनी सुविधा अनुसार विश्लेषण किया जा रहा है, अपनी सुविधा अनुसार उसमें कमियां और उसमें खामियां और उसमें फायदे दिखाए जा रहे हैं। समाज भी कोई नाम की चीज होती है। आज बहुत सी चीजें ऐसी हैं, पंचायतें में भी बैठ करके, गांव पंचायत में बैठ करके भी लोग जो है आपस में घरेलू विवाद भी जो है घर में बैठ करके निपटाते हैं, सीधा सीधा थाने कचहरी नहीं पहुंच जाते हैं। जिस राजनीतिक आधार की बात कर रहे हैं ना सर आप, आज जिस राजनीतिक आधार की बात आप कर रहे हैं, जिस धर्म की आप दुहाई दे रहे हैं, इसीलिए मैंने सवाल पूछा, इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट है, आपने क्यों नहीं किया दूसरे धर्मों के लिए? और आपने कहा कि बहुधर्मी राष्ट्र है सर, यही अभी जो थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला कोट कर रहे थे भीमराव अंबेडकर को, वो क्या कर रहे थे? वो यही था ना एग्जैक्टली, उन्होंने यही कहा ना कि आप रिलीजन को डोमिनेट नहीं करने दे सकते, आप धर्म को डोमिनेट नहीं करने दे सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दीदी जी, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, ऐसी मोहम्मदन लॉ भी है। वो मोहम्मदन लॉ निश्चित तौर पे मुसलमान समाज में जो है उनके शादी निकाह, उनके तलाक, पाबंदी। हाँ सर, सुनिए सर, आपसे जो सवाल है ना, आप उस पर इन्हीं मामलों का निपटारा करने के, ट्रिपल तलाक पर जो पाबंदी है उसे लेकर जब कानून, हाँ सर, हाँ इन्हीं मामलों का निपटारा करने के लिए ना सर, एक मुस्लिम महिला शाहबानो अदालत जाती है, आप उसका ऑर्डर क्यों शाहबानो पर आकर के अटक गई? फैसला सुनाता है, इस देश में शाहबानो के अलावा और भी बहुत सारी, नहीं मेरी सुई नहीं अटक गई, आप एक्सपोज हो जाते हैं शाहबानो पर, इसलिए आप बिफर जाते हैं। सुई नहीं, सुनिए, दलील है शाहबानो, शाहबानो दलील है, शाहबानो दलील है, सुई नहीं है। शाहबानो आपको एक्सपोज करती है, इसलिए अच्छी नहीं लगती है आपको शाहबानो का जिक्र। गलत और आप महिला अधिकारों की दुहाई दे रहे थे, गलत फिगर पेश की जाती है। महिला अधिकारों की दुहाई दे रहे थे आप। देश की सर्वोच्च अदालत को आपकी सरकार ने बदल दिया था, आप देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को आपकी सरकार ने बदल दिया था, और आप ये कह रहे हैं कि आपकी सुई अटक जाती है। ये आपके बोलने का तरीका है सर। दलीलें लेकर आइए, दलीलें लेकर आइए। वोट बैंक की सियासत की शुरुआत कहां से हुई थी? तुष्टीकरण की वोट बैंक की सियासत और तुष्टीकरण की सियासत की शुरुआत कहां से हुई थी? आप जानिए और खुद समझिए और समझाइएगा इस दलीलों की बात कर रहे हैं। सुई वहां इसलिए जाकर अटक जाती है। शहजाद पूनावाला, हाँ सर, ये सर पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। आप ये देख लीजिए, आप अपनी पार्टी की सुई देख लीजिए, अपनी पार्टी की सुई आप देख लीजिए सर। अनुज यात्रा, अपनी पार्टी की सुई आप देख लीजिए, आप अपनी पार्टी की सुई देख लीजिए, पहले अपनी पार्टी की सुई देख लीजिए, पास्ट में न अटकी रह जाए कहीं। जो सत्ता की बात आप करते हैं, अब आगे दंगों पर, यूसीसी से सीधा आ गए दंगों पर। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, इनके कुल मिलाकर अरे सर सुन लीजिए अनुज यात्रे जी, आप अपनी पार्टी की सुई संभालिए, अपनी पार्टी की सुई संभालिए अनुज यात्रे जी। आप जब एक्सपोज होने लगते हैं तो आप अटैक करने लगते हैं, निजी हमले करने लगते हैं, कौन से पार्टी को दर्शकों का वक्त जाया नहीं कर सकते। शहजाद पूनावाला ये बताइए, शहजाद पूनावाला, हाँ सर मेरे दर्शक जानते हैं, उन्हें जज रहने दीजिए ना, आप मत बनिए जज, आपको भी जानते हैं वो। अगर हम यहाँ पे आपने हमें बुलाया है, हम अपनी बात रखेंगे। हाँ ठीक है, आप मत बनिए जज, आपको जज बनने का कोई हक नहीं है, आपको किसी ने जज बनने के लिए नहीं बुलाया है सर, जज बनने के लिए नहीं बुलाया आपको यहाँ पर, ठीक है? जज बनना है ना, जज आप भी तो नहीं बताया कीजिए ऐसे कोई नहीं है इस देश में, इस देश में जज बनने के लिए नहीं बुलाया। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, हाँ ये आप समझिए, ये आप समझिए, आप समझिए, ये आप समझिए, कह रहे हैं कि आप जज बनने आते हैं डिस्कशन में। अच्छा आपने ये बोला, आपकी एरोगेंस झलकती है, आपकी एरोगेंस झलकती है शहजाद पूनावाला, यही तो एरोगेंस है, यही तो एरोगेंस है आपकी। हाँ ऐसी लोकशाही है, ऐसी लोकशाही है अनुज यात्रे कि एक परिवार से आगे ही नहीं बढ़ पाती आपकी पार्टी, एक परिवार से आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, देखिए निश्चित तौर पे परिवारवाद पे चर्चा कीजिए तो मैं बताता हूँ कि कौन से राजनीति। शहजाद पूनावाला आपका नाम नहीं है, शहजाद पूनावाला आपका नाम नहीं है, शहजाद पूनावाला आपका नाम, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, अदिति जी, शहजाद पूनावाला जी प्लीज थोड़ा सा रहम कीजिए। अदिति जी देखिए, अदिति जी कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस पार्टी की अध्यक्षा, अंतरिम अध्यक्षा कम से कम एक महिला है, जिस पार्टी का स्लोगन या नारा लड़की लड़ सकती हूं, जब एक देश की प्रतिष्ठित महिला एंकर एक महिला की बात करती है तो कहते हैं कि सुई अटक गई है आपकी। महिला अधिकारों की बात करना मतलब सुई अटक जाना। और जो आपकी वोट बैंक की राजनीति है और परिवारवाद की राजनीति है, वहां पे क्या कुछ अटका हुआ है आपका, और ऐसा अटका हुआ है कि भटका गया है सब कुछ मामला। पर सवाल आज यही है ना, यही मैं कह रहा हूं। देखिए विविधता ठीक है हमारे
देश की शक्ति है, पर विविधता के नाम पर, डाइवर्सिटी के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं हो सकता, ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में। हिंदुओं का तो मामला रिफॉर्म हो गया 50 के दशक में, और तब तो कांग्रेस ने बहुत थाली बजा बजा कर किया इसको, अच्छी बात है, किसी ने विरोध नहीं किया, एक हिंदू ने विरोध नहीं किया। पर आज जब बाकी धर्मों में भी सुधार होना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, तो सुई अटक गई है कहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हिजाब का फैसला सुनाता है, आप क्यों उसके खिलाफ हो जाते हैं? किसकी सुई अटकी हुई है वोट बैंक पर? आप बताइए, जब लाउड स्पीकर का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, उसका विरोध कौन करता है? किसकी सुई अटकी हुई है वोट बैंक पर? और आज जब कोर्ट फैसला सुनाता है 3 तलाक पर, और 3 तलाक पर कानून बनाने के लिए कहता है, उसका विरोध कौन करता है? किसकी सुई अटकी हुई है वोट बैंक पर? यह अनुज आते आपको पता है, महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े होकर सरकार में मौलानाओं के साथ लेकर चलते थे, विपक्ष में है तो सरकार का साथ लेकर के चलते थे। लेकिन आपकी नीतियां जो हैं, देश में विभाजनकारी नीतियां हैं, और विभाजनकारी नीतियों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देश को बर्बाद करने और एक विनाशकारी नीतियों को लेकर के आएंगे, देश को कौन स्वीकार करेगा? नहीं, आपने देश को हिंदू मुसलमान में बांटा, आपने क्लासरूम को बांटा, राम और बगल में बिजली को भी हिंदू मुसलमान में बांटा, और दूसरों को कह रहे बांटने वाली राजनीति। आपने तो बिजली को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया राजस्थान। चलिए, मुझे आपको रोकना आपने तो पड़ेगा। दंगाइयों को हिंदू मुसलमान में बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया। आप सभी गेस्ट को मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। और महिला अधिकारों पर सुई अगर अटक जाती ना सर अनुज अत्रे, तो बहुत अच्छा रहता आपकी पार्टी के लिए भी। महिला अधिकारों पर अगर सुई अटक जाती, जैसे कि मेरी सुई अटक गई अनुज अत्रे आपके हिसाब से, तो बहुत अच्छा रहता। और देश की महिलाएं देख रही हैं जाहिर तौर पर कि जब महिला अधिकारों की बात आती है तो आप कितना बिफर गए कि सुई अटक गई महिला अधिकारों पर, वो देख लिया। यूसीसी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति वोट बैंक के लिए क्या, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। जवाब आपकी स्क्रीन पर लगातार 93% लोगों की राय है कि यूसीसी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो वोट बैंक के लिए है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम जल्द लौट रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.